हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बल तथा दाब। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला शब्द है बल, उसके बाद में हम अध्ययन करना शुरू करेंगे दाब के बारे में। तो पहले जानते हैं बल के बारे में कि बल होता क्या है। बल जो है, किसी वस्तु को हम धकेलते हैं या खींचते जब हैं तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? उसमें बल की आवश्यकता पड़ती है। और बल जो होता है उसका जो मात्रक जो होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, जिसको हम N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। बल के कुछ सामान्य गुण जो है यहां बताए गए हैं आपको। जैसे पहला है कि बल अपकर्षण या अभिकर्षण हो सकता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जो बल जो है वो अभिकर्षण मतलब आकर्षित करने वाला भी हो सकता है और अपकर्षण अर्थात प्रतिकर्षित करने वाला भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु को खींचते हैं अपनी तरफ, तब हम बोलेंगे कि हम उस वस्तु को खींच के अपनी तरफ लेकर के आ रहे हैं, मतलब आकर्षित कर रहे हैं। या जब हम किसी वस्तु को क्या करेंगे? धकेलते हैं अर्थात अपने से दूर करते हैं, तो वो क्या बल हो जाता है? अपकर्षण या प्रतिकर्षित बल। तो बल जो है वो आकर्षित करने वाला भी हो सकता है और बल प्रतिकर्षित करने वाला भी हो सकता है। दूसरा, बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो बल जो होता है उसमें हमेशा दो वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो कि मैं किसी यदि टेबल कोई है और उसको मैं धकेलता हूं, तो टेबल को धकेलने के लिए मैं संपर्क लगाऊंगा उस टेबल के ऊपर और उसके बाद में वो टेबल जो है वो दूर जाएगी। तो इसका अर्थ ये हुआ कि बल लगाने के लिए हमेशा, जैसे इसमें क्या जरूरत पड़ी? एक हाथ की और एक टेबल की। तो जो टेबल जो होगी उससे और हाथ, इन दोनों के मध्य जो क्रिया जब हुई तब क्या हुआ? बल लगा। तो बल जो होता है वो हमेशा किसके कारण लगता है? बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगता है। अगला गुण देखते हैं, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या किया कि मैं एक दिशा के अंदर मान लो मैं बल लगा रहा हूं 6 न्यूटन। कितना बल लगा रहा हूं? 6 न्यूटन। न्यूटन क्या बताया मैंने? बल का क्या होता है? मात्रक। मतलब बल जो होता है उसको मापने की जो इकाई जो होती है वो क्या होती है? न्यूटन। तो मैं बता रहा हूं आपको कि बल जो है, मान लो मैंने एक दिशा में लगाया कितना? 6 न्यूटन, और उसी दिशा में मान लो मैंने एक बल और लगाया है 5 न्यूटन। तो दोनों बल जो है इनकी दिशा एक जैसी है, तो अब ये बल जो है आपस में जुड़ जाएंगे और टोटल बल कितना आ जाएगा? 11 न्यूटन। तो इस प्रकार से एक ही दिशा में लगाए गए बल आपस में जुड़ जाते हैं। अगली बात, यदि बल एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगते हैं तो कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक ही दिशा में लगाए गए बल जो होंगे वो जुड़ जाएंगे। अगली लाइन ये लिखी हुई है कि यदि बल जो है एक दूसरे से विपरीत दिशा में लगाए जाएंगे तो ये बल जो है आपस में क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं एक दूसरे से। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैंने एक दिशा में तो मैंने 6 न्यूटन बल लगाया है और अब मैं इसके विपरीत दिशा के अंदर 5 न्यूटन बल लगाता हूं, तो नेट बल जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन। तो इस प्रकार से एक ही दिशा में लगाए गए बल जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और विपरीत दिशा में लगाए गए बल एक दूसरे से घट जाते हैं। अगली बात, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह है कि जैसे मान लो कि एक जो कुर्सी थी उसके ऊपर मान लो मैंने बल लगाया, पहले वो कुर्सी जो थी वो विराम अवस्था में थी, लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर बल लगाता हूं तो वो आगे की तरफ चलना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी गति की जो उसकी अवस्था जो थी उसमें परिवर्तन आ चुका है। पहले वो विराम में थी और अब वो चलना प्रारंभ कर देगी। तो वस्तु की गति की जो अवस्था जो होती है उसमें परिवर्तन जो लाता है वो कौन लाता है? बल लेके आता है। अगला, बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। क्या मतलब है? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसका अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए कि मैं क्या काम करता हूं, कोई प्लास्टिक की बोतल लेता हूं और उसको मैं उसके ऊपर बल जब मैं लगाता हूं तो जो प्लास्टिक की बोतल जो होती है उसकी आकृति के अंदर परिवर्तन आ जाता है। तो बल के कारण क्या हुआ? आकृति में परिवर्तन आ जाता है। और मैं देख सकता हूं उदाहरण,
जैसे मान लीजिए कि घरों में जब आटा जब गूंथा जाता है तो आटे के ऊपर जब बल जब लगाया जाता है तो उसकी आकृति में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो बल लगाने से आकृति में परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो ये कुछ बल के सामान्य गुण थे। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बच्चों, बल जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होता है संपर्क बल और एक होता है असंपर्क बल। पहले हम पढ़ेंगे संपर्क बल के बारे में। संपर्क बल क्या होता है? संपर्क बल का अर्थ है कि हम क्या करेंगे, उस किसी चीज को, दो वस्तुओं के बीच में किसी प्रकार का संपर्क जब रहेगा और उसके बाद में उनके बीच में जब बल लग रहा है तो उसे हम कहेंगे संपर्क बल। और संपर्क बल के कुछ आपको उदाहरण बताए गए हैं। जैसे पहला है पेशीय बल। पेशीय बल का अर्थ यह है कि मांसपेशियों द्वारा जो बल जो लगाया जाता है उसे कहते हैं पेशीय बल। जैसे मैंने आपको पहले वाले उदाहरण में बताया कि कुर्सी के ऊपर जैसे ही मैं बल लगाता हूं तो कुर्सी आगे की तरफ धकेलना शुरू हो जाती है। तो कुर्सी के ऊपर हाथ से जो बल लगाया जाएगा, अर्थात हाथ जब कुर्सी को जब छुएगा, उसको संपर्क करेगा, तभी उसके ऊपर बल लगेगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो पेशीय बल जो होगा वो कैसा बल होगा? संपर्क बल होगा, क्योंकि इसमें संपर्क की आवश्यकता पड़ती है। अब मान लो यदि मैं कुर्सी को अगर मैं छूंगा ही नहीं और दूर से यदि मैं कितना भी ऐसे जोर लगाता रहूं तो कुर्सी आगे नहीं बढ़ सकती। तो पेशीय बल जो होता है वो किसका उदाहरण होता है? संपर्क बल का। इसके अलावा संपर्क बल का आपको एक और उदाहरण बताया गया है, घर्षण। घर्षण जो होता है इसके बारे में विस्तार में चर्चा हम जब आगे के जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके बारे में उसके अंदर करेंगे। लेकिन अभी यहां पे आपको थोड़ा सा जानना जरूरी है कि घर्षण होता क्या है और घर्षण किस प्रकार से संपर्क बल है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और सदैव इसकी दिशा, सदैव गति की दिशा के विपरीत रहती है। इसका अर्थ यह है कि घर्षण जो होता है प्रत्येक गतिशील वस्तु के ऊपर लगता है और घर्षण की जो दिशा जो होती है वो हमेशा इसकी जो गति की दिशा जो होगी उसके विपरीत दिशा में होगी। जैसे मैंने क्या काम किया कि किसी फर्श के ऊपर जब मैं किसी ईंट को रख करके उसको यदि मैं खींचता हूं तो क्या होगा कि ईंट को जिस मैं खींचूंगा जब फर्श के ऊपर से, तो क्या होगा कि ईंट और इस फर्श के मध्य कौन सा बल रहेगा? घर्षण बल। घर्षण बल जो होगा, अब इसमें ईंट और ये फर्श जो है इन दोनों के बीच में संपर्क हुआ है तभी घर्षण बल आया है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि घर्षण बल जो होगा वो भी किसका उदाहरण होगा? संपर्क बल का। अगली बात इसमें लिखी हुई थी कि घर्षण जो होता है सदैव गति की दिशा के विपरीत में होता है। इसका मतलब ये होगा कि ईंट को मैं जिस दिशा में मैं खींच रहा हूंगा, घर्षण जो होगा उस दिशा के विपरीत दिशा में लग रहा होगा। तो ये था घर्षण बल के बारे में। तो ये मैंने बताया आपको संपर्क बल कि संपर्क बल के आपको मैंने दो उदाहरण बताए, एक तो पेशीय बल और दूसरा घर्षण बल। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के संपर्क के कारण उत्पन्न होता है इसलिए यह भी संपर्क बल का एक उदाहरण है। तो यह था संपर्क बल के बारे में। आगे देखते हैं हम असंपर्क बल के बारे में। अब हम देखेंगे असंपर्क बल के अंदर असंपर्क बल को। असंपर्क बल जो है इसमें क्या होगा कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या डायरेक्ट किसी प्रकार का जो है संपर्क नहीं होगा। जैसे हमने संपर्क बल में देखा था कि दोनों वस्तुओं ने एक दूसरे को छुआ था तब बल लगा था, लेकिन असंपर्क बल में ऐसा नहीं होगा। असंपर्क बल में दोनों वस्तुएं जो हैं एक दूसरे से कुछ दूरी पर रहेंगी और उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या लगेगा? बल लगेगा। तो उसको हम कहेंगे असंपर्क बल। और असंपर्क बल के कुछ यहां सामान्य आपको उदाहरण दिए गए हैं। जैसे पहला आपको बताया गया है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल आपने जैसे महसूस भी किया होगा कि एक चुंबक और एक लोहे के मध्य उनका हम संपर्क नहीं करवाते हैं, उनके बीच में हम कुछ दूरी रखते हैं, उसके बावजूद भी जो चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो चुंबकीय बल जो होगा वो किस प्रकार का उदाहरण हो जाएगा? असंपर्क बल। क्यों? क्योंकि इन दोनों के मध्य, चुंबक और लोहे के मध्य किसी प्रकार का संपर्क नहीं हुआ और उसके बावजूद भी इन दोनों के मध्य बल लगा, उसके कारण लोहा जो है चुंबक की तरफ आकर्षित हो गया। तो ये असंपर्क बल का उदाहरण हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे एक और है उदाहरण स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल जो है वो आवेशों के मध्य लगता है। जब हम क्या करते हैं कि जो एक समान जो आवेश जो होंगे, मान लीजिए आवेश जो होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। जब हम किन्हीं दो समान आवेशों को जब हम एक दूसरे से करीब लेकर के आते हैं, संपर्क नहीं करवाते हैं, करीब लेकर के आते हैं, तो दोनों आवेश जो होंगे समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये किस प्रकार का बल हुआ? असंपर्क बल। क्योंकि यहां भी संपर्क नहीं हुआ, उनके बीच में कुछ दूरी थी और उसके बावजूद भी उन दोनों के मध्य बल लग जाता है। तो ये कैसा बल हो जाएगा? असंपर्क बल। और यदि हम दो असमान आवेशों के मध्य यदि हम लेके आएंगे तब कैसा होगा? आकर्षण बल।
तो यो भी किस प्रकार का बल हो जाएगा, असंपर्क बल, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट किसी प्रकार का जो उनके बीच में कॉन्टेक्ट या संपर्क नहीं होता है। उसी प्रकार से असंपर्क बल का एक और उदाहरण है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किन्हीं दो द्रव्यमानों के मध्य लगता है। जब दो द्रव्यमान जो होते हैं एक दूसरे से बिना संपर्क में लाए एक दूसरे के अगर पास भी रखे जाते हैं तो उन दोनों के मध्य जो है गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो अपने पृथ्वी का महसूस किया होगा हमेशा कि पृथ्वी जो है किसी भी वस्तु को जो है अपनी तरफ आकर्षित करती है, तो पृथ्वी और उस वस्तु के मध्य जो ये बल लगा है उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये सभी बल थे असंपर्क बल, जिसमें किसी प्रकार का एक दूसरे से संपर्क नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा पहले दाब बल के बारे में, और अब हम पढ़ेंगे दाब के बारे में कि दाब क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इस बात का, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने क्या किया कि कोई एक क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के ऊपर पूरे के ऊपर मैंने जब बल लगाया, और अब मैं इस बल को यदि मैं इस क्षेत्रफल से अगर मैं विभाजित कर देता हूं तो मुझे बल मिलता है, दाब मिलता है। जैसे तो दाब क्या हो जाएगा, दाब हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल कौन सा क्षेत्रफल होगा, जिस क्षेत्रफल पर हमने बल लगाया है। तो दाब जो होता है वो बल और क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो इसी प्रकार से मैं बोल सकता हूं कि यदि क्षेत्रफल को यदि मैं एक कर दूंगा, एकांक बना दूंगा, एक जब मैं क्षेत्रफल मानूंगा, तो जो बल और दाब जो है वो एक समान हो जाएंगे। और यही इस परिभाषा में बताया गया है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि बल का जो मात्रक जो था वो न्यूटन था, तो यहां दाब का मात्रक देखेंगे कि दाब का मात्रक क्या हो जाएगा। तो दाब का मात्रक हो जाएगा, देखिए बल का मात्रक था न्यूटन, और क्षेत्रफल जो होता है इसको हम मापते हैं मीटर स्क्वायर में। किसमें, मीटर स्क्वायर में। तो दाब का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है दाब का मात्रक। आगे हम देखते हैं कि द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब, गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसकी दीवारों पर दाब डालती हैं। दाब जो होता है वो द्रव, गैस, ठोस किसी में भी लग सकता है। और जो द्रव और गैसें जो होती हैं वो किस प्रकार से दाब लगाती हैं, जैसे मैंने क्या किया, जैसे इसमें आपको उदाहरण में बताया गया है कि जब किसी बोतल में पानी भरा हुआ है और उसके ऊपर से यदि किसी प्रकार का दाब जब लगाया जाता है, क्या दाब जब लगाया जाता है, तो दाब लगाने से ये जो पानी जो है एक द्रव है, और द्रव जो है इसकी बोतल की दीवारों पर एक बल लगाएगा, जिसके कारण ये पानी जो है बाहर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो है बताया गया है कि जो दाब जो होता है वो किसी वस्तु की जो दीवारें जो होती हैं उनके ऊपर भी बल लगाता है। तो ये था दाब के बारे में। आगे हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब के बारे में कि वायुमंडल जो है वो भी एक प्रकार का दाब लगाता है। वायुमंडलीय दाब पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वायुमंडल क्या होता है। देखिए बच्चों, पूरे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का जो आवरण जो होता है, पृथ्वी के चारों ओर वायु का जो आवरण जो होता है उसे हम कहते हैं वायुमंडल। अब क्या है कि ये जो वायु है, पूरी तरह वायु जो है वो भी एक गैस की तरह मान सकते हैं। अब ये जो गैस जो होगी, जो पृथ्वी के ऊपर जो बल लगाएगी या जो दाब जो लगाएगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, वायुमंडलीय दाब। तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है कि वायुमंडल में उपस्थित जो हवा जो होती है, जो पृथ्वी पर जो दाब जो लगाती है, उसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। और जो वायुमंडलीय दाब जो होता है उसको हम कौन से उपकरण से मापते हैं, उसको हम मापते हैं बैरोमीटर के द्वारा। वायुमंडलीय दाब कौन से उपकरण से नापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा। तो यह था बच्चों आपका चैप्टर जिसका नाम था बल और दाब। क्या कुछ सीखा हमने इसमें, पहले हमने देखा इसमें बल के बारे में कि बल क्या होता है, उसके बल के हमने सामान्य गुण देखे इसके अंदर। उसके बाद में हमने बलों के प्रकार देखे कि बल संपर्क बल भी हो सकता है, असंपर्क बल भी हो सकता है। उसके बाद हमने दाब के बारे में देखा। दाब के बारे में पढ़ने के बाद में हमने देखा कि वायुमंडलीय दाब जो होता है वो क्या होता है। और ये सब देखने के बाद में ये चैप्टर था आपका बल और दाब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।